हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट सेट अपने इंग्लिश का फोर्थ ग्रेड के लिए फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उसमें 15 क्वेश्चन डेली अपन करेंगे और इसमें आप देखेंगे इसका सोल्यूशन भी और डिटेल से करेंगे। ये ऑफ एंड ऑनलाइन दोनों क्लासों के अंदर है। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। ठीक है, तो अपन पहले से ही स्टार्ट करेंगे इधर यहाँ 1 नंबर से। ठीक है, इसमें जैसे ही अपने सामने जो पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है, आपने जैसे जैसे पढ़ा, किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर जिसको ज्ञान होता है ना, वो क्या देखेगा, ये बिफोर आ रखा है, बिफोर के बाद एक वी लिखा हुआ है और उसके बाद एक अराइव्ड फॉर्म लिखी हुई है। अराइव्ड ये वर्ब होती है, इसको वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सर पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है? आपके जितने के क्वेश्चन होंगे वो पहले मैं खुद ही कर लूंगा, फिर आपके जो भी डाउट है आप खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इधर जो है आपकी थर्ड फॉर्म आती है। इसका रूल क्या होता है? आफ्टर आफ्टर का रूल क्या रहता है? आफ्टर और बिफोर का रूल। ठीक है, बिफोर का रूल क्या रहता है? आफ्टर बिफोर का रूल ये रहता है कि आफ्टर मतलब बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना और पहले सेकंड फॉर्म का आना किसी भी सेंटेंस। बिफोर का रूल ये रहता है कि बिफोर मतलब पहले, पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना, दूसरी साइड जो है सेकंड फॉर्म का आना। अब इसमें मैंने कोई सब्जेक्ट वगैरह आपको कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि सेकंड फॉर्म। अब मैं आपको सेकंड फॉर्म की बात बता, जैसे मतलब किसी बच्चे को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये चीज बता देनी जरूरी है। ये जो सेकंड फॉर्म है, ये तीनों में से एक ऐसी फॉर्म है जिसको कोई और चीज की जरूरत नहीं है, जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब नाम की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब फिक्स है। 24 हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बताऊंगा, वो 24 हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, वो इसके साथ नहीं आ सकती, यानी कि ये अकेली आती है सेकंड फॉर्म। सिर्फ एक ही नहीं, ये तो जाने की सेकंड फॉर्म है। उठना बैठना रोना धोना खाना पीना नहाना जो भी होता है उसकी सेकंड फॉर्म में आपकी क्या होती है? ठीक है, हर किसी की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे कि बोलना स्पीक होता है, इसकी सेकंड फॉर्म स्पोक। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर एक साइड यहां पर सेकंड फॉर्म मिलती है कोई सी भी, तो दूसरी साइड आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि ये टेंस से रिलेटेड है। अगर आपको टेंस का टॉपिक आएगा तो उसमें ये सारी चीज सिखाई जाएगी। अब ये टॉपिक भी अपन करेंगे डिटेल में, लेकिन आज हम प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने आएंगे, अपने को कहां तक पहुंचना है। पहुंचना कहां तक है? अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई सेकंड फॉर्म होती है, ये सारी सेकंड फॉर्म अपन को पता लगनी चाहिए। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि ये जो अराइव होता है, अराइव का मतलब क्या होता है? अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का सेकंड फॉर्म होता है अराइव्ड। अराइव्ड, ये दोनों फॉर्म सेम है। अब आप ये सोचते हैं सर इन दोनों में पता कैसे चलेगा ये सेकंड है कि थर्ड है? यहाँ पर ये थर्ड भी तो हो सकती है ऐसा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जैसे ही 24 हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मैं इसमें से ये बताऊंगा कि ये जो थर्ड वाली है तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, सिर्फ ये सेकंड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है हर किसी सेंटेंस में। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। बस इतना सा फर्क है। कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, लेकिन इसमें देखते हैं बिफोर के इस साइड जो है, जैसे मैंने आपने अगर ये रूल याद कर लिया कि आफ्टर मतलब बाद में होता है, इसका मतलब हिंदी में भी बाद में होता है। बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले सेकंड फॉर्म। बिफोर मतलब पहले, इसका मतलब भी पहले होता है। पहले आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी साइड सेकंड फॉर्म। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर ये रूल आपने याद कर लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा तो आप पकड़ सकते हैं। इस रूल को आप नोट भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप आज नोट मत कीजिए, आप कल से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। आज आप समझिए 15 क्वेश्चंस को पूरा डिटेल से। अब आपको ये समझ में आ गया कि बिफोर के इस साइड सेकंड फॉर्म में, इस साइड आपकी क्या है?
हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। दूसरा एक चीज और है कि अगर टेंस आपको पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस है वो टेंस कौन से टेंस में चल रहा है, टेंस कौन सा है, जैसे ही सेकंड फॉर्म आ जाती है किसी में, सेकंड फॉर्म, ये वाली सेकंड फॉर्म, तो टेंस किस में चला जाता है, पास्ट टेंस में चला जाता है। सर ये तो बात समझ में नहीं है, सिर्फ सेकंड फॉर्म पास्ट में ही आती है। किसी भी चीज को पास्ट बनाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। दुनिया का कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, पास्ट का होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म पक्का मिलेगी, बिना सेकंड फॉर्म के पास्ट टेंस में नहीं जा सकते। कोई ना कोई सेकंड फॉर्म अपन को जरूर चाहिए। क्या ये बात अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने पास्ट टेंस को पकड़ लिया तो आपको एक ही बात पकड़नी है कि अगर टेंस ये पास्ट में है तो पूरा ही पास्ट में रहेगा, कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं जा सकता। और जैसे जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज आता रहेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब 24 की बात की, इसको अपन अभी देख लेंगे, आज भी एक बार देखेंगे फिर बाद में। वैसे आपने सुना होगा ना, इज आर वाज वर एज वर्ड कैन वुड विल वुड सेल शुड मे माय मस्ट डू डज डिड और टू यूज टू डेयर नॉट नॉट, ये 24 होता है जो मैंने अभी बोला। ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका अगर ज्ञान हो गया तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, देखिए आप हल्का सा समझने वाली बात है, यहां अगर पास्ट में ये सेकंड फॉर्म में है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, सेकंड फॉर्म में ये पास्ट में चला गया तो इधर भी पास्ट में ही रखना है, प्रेजेंट की कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। ये हैज जो होता है ना वो प्रेजेंट की तरफ से होता है, तो इसको अपन गलती से भी नहीं करेंगे। अब पहले आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन आगे से आप जैसे सेकंड फॉर्म देखोगे तो प्रेजेंट की कोई भी चीज नहीं लगेगा। और जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूंगा कि ये प्रेजेंट की है, ये लंबा डाटा नहीं है, मैंने 7 डेज का बोला है, 50% प्लस नंबर आपके आने लग जाएंगे, 8 प्लस नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ये हैज और हैव दोनों भाई है, ठीक है, ये भी इसका भाई है, यानी ये प्रेजेंट का ही है, ये भी नहीं हो सकता। और ये विल जो है ये फ्यूचर के बारे में बताता है आगे के लिए, तो फ्यूचर भी नहीं हो सकता। अपन को क्या चाहिए, अगर ये सेंटेंस में यहाँ पर पास्ट है तो पूरा पास्ट में चाहिए, तो बचा कौन सा, हैड। तो हैड ऑटोमेटिकली आ गया। दो तरीके बताए मैंने आपको, इसमें दो तरीके बताए, एक तो पास्ट का पास्ट में ही रहना है तो प्रेजेंट और फ्यूचर वालों को डिलीट कर दो, आपको ये पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। अभी अपन हेल्पिंग वर्ब को अभी क्लियर करेंगे, जस्ट उसमें ज्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है। और ये एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला केस हो गया। दूसरा, आपको अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये समझने लग जाओ, आप सेंटेंस को बचाने लगे हो, ये पास्ट में है तो पूरा पास्ट में रखना है। अब अपन क्या करते हैं, अगर मैं आपको कहूं एक बार के लिए, ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक बार आप देख लो, इस मार्क तीनों को एक साथ याद करो, वोजबल को एक साथ याद करो, ये मैं याद भी करवा दूंगा आपको। हैज हैव हैड को एक साथ याद करना है, हैज हैव हैड को एक साथ याद करना है आपको, एंड डू डज डिड को भी इसके साथ। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है ना, ये 11 हेल्पिंग वर्ब आई है। 11 हेल्पिंग वर्ब ये जो है उसको टेंस हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये टेंस हेल्पिंग, आपको नहीं पूछेगा कि ये कौन सी टेंस हेल्पिंग वर्ब है, ये बस याद करने का तरीका है। ये 11 देखो, हैज हैव हैड एच एच पे, डी पे, डू डज डिड आ गया, वोज वर आ गया डब्ल्यू पे, इज एम आर आ गया, ये एक साथ पैटर्न में याद हो गया, इज एम आर, वोज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, इस तरह से। एक बार आपको देखना है, आपको और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे जितना प्रैक्टिस होता रहेगा उतना याद होता रहेगा। उसके बाद आता है 13 आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब आते हैं। 13 आपके क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। मॉडल जैसे कि ऐसे होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, ठीक है, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और 4 ये हो गए मॉडल, मॉडल हो गए। और 4 ऐसे होते हैं जिनको सेमी मॉडल बोलते हैं। आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपने को बताने में क्या जाता है, एक बार हल्का सा बता दिया जाए। जैसे कि ought to, used to, dare not, need not। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखना है कि मुझे कितना आता है, ये नहीं देखना है। आपको जरूरत कितनी है उतना ही बता रहा हूं। आपको इनकी भी जरूरत है और इनकी क्यों जरूरत है, जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये जितने भी मॉडल है
मॉडल आपको दिखाई दे जाए, आपको अगर उसके बाद वर्ब भरनी पड़ जाए, आपको पूछे कि कौन सी वर्ब आएगी, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो कितना ज्यादा फायदा हो रहा है अपने को, फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे ये मॉडल हो। ये 13 मॉडल है टोटल। 13 मॉडल के बाद अगर कोई भी वर्ब लगानी पड़े तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये बात मैं आगे समय के अंदर 1000 बार बोलूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो पक्का हो ही जाना है। आप पहले बोलने लग जाओ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। सबसे बड़ा रोड़ा किसका है, इसका है, मैन। सबसे बड़ा पंगा किसका है, इसका है, इनका। क्योंकि ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पर इनका सभी का डबल रोल है। और ये डबल रोल की वजह से ना कोई टीचर समझ पाता है इनको, ना स्टूडेंट समझ पाता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे हैं, बताते भी हैं। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये क्या चक्कर है, ये ऐसे कैसे हो गया। फिर उनको बताते हैं कि ये आप धीरे धीरे आगे बढ़ो इंग्लिश में, तो आपको पता चलेगा। ये प्रैक्टिस से आता है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा पंगा क्या है, ये टेंस नाम की चीज बच्चों को आती क्यों नहीं है, वो इसकी वजह से। ये डबल रोल में, डबल रोल की वजह से इनका समझ नहीं आता। इनका एक रोल ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया, ठीक है। और एक ये होता है मैन वर्ब में, मैन वर्ब। मैन वर्ब मतलब मुख्य काम भी ये करते हैं। जैसे आप कहते हो कि मैं विक्रम, बोलते हो आई एम विक्रम, तो आपने जो एम लगाया है, आई एम, वो वाला ये क्या है, ये मैन वर्ब है। ये मैन वर्ब हो गया। आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें जो आई एम गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रहा हूं, ये जो एम लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है। फिर कैसे, क्योंकि इसमें ये जो गोइंग नाम का जो वर्ड आया है वो मैन वर्ब हो गया, और जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब रह गया। यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए, अगर हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आप बोलोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो समझ जाना उसमें एक मैन वर्ब भी होगी। इसी वजह से आपने बोला है फिर से कि अगर कोई एक सेंटेंस है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिख दिया आई हैव ए पेन। अगर आप इसको मैन वर्ब बोलते हैं तो आप कहोगे इसमें मैन वर्ब बोलते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो उसको मैन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ बातें ना एकदम से समझ में नहीं आती। मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो चीजें हैं। अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर अगर आपने इसको बोल दिया कि ये मैन वर्ब है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोल दिया हेल्पिंग वर्ब तो हमें इसमें एक मैन वर्ब भी चाहिए। मैन वर्ब कहाँ है, इसमें बताना पड़ेगा ना। तो आई मतलब मैं, मैन वर्ब होता है। मैन वर्ब का मतलब होता है उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना, पीना, जाना, जिसका मतलब हो। हाँ, ऐसे मैं या पेन दोनों ही कोई मैन वर्ब नहीं है। गेट द पॉइंट। तो अपने को क्या चाहिए, मैन वर्ब। मैन वर्ब ये खुद ही है, यानी कि मैन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, जबकि हेल्पिंग वर्ब को मैन वर्ब की जरूरत है। आपको यह समझना है कि अगर कोई सेंटेंस बन सकता है तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के बगैर बन सकता है, लेकिन बिना मैन वर्ब के नहीं बन सकता। तो कई बार खुद हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो ये भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसका मेरे पास तरीका है, तोड़ भी है ऐसा जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर हल्का एक दो बार किसी को बता दिया आपने जो मैंने बताया तो फिर आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों बताने से बढ़ जाता है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आपने देख ली, 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, 11 टाइम्स हेल्पिंग वर्ब, 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे जैसे 15 क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। मैंने आपको यही कहा है। हम डेली सेट करेंगे तो डेली सेट करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पहली शुरुआत है। इस चीज को जैसे जैसे मैं आप बोलने लग जाओगे तो मैं इस चीज को थोड़ा सा कम कर दूंगा बताना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी है, अब की बार मैं लिखूंगा तो बताओ कौन कौन सी होती है, थोड़ी बहुत याद आ रही है तो धीरे धीरे आप साथ में चलना। अब देखिए आपको ये बात पता चल गई कि इसमें कौन सा डिलीट होगा। अब इसमें हेड क्यों आएगा, क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो ये थर्ड फॉर्म है, ये हेड है। ये ऑलरेडी जो है वो बीच में, ये ऑलरेडी है, ये भी एक पहचान है। ऑलरेडी देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट है। अब ये परफेक्ट क्या है ये भी कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाते हैं। एक बार इसके टू द पॉइंट आपको पता चल गया, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। ये क्लियर, कहीं ना कहीं इतना क्लियर हुआ है। टेंस की भी शुरुआत जो है वो बिल्कुल जीरो से करेंगे। जैसे जैसे आपको ऐसे
फील होगा कि हाँ अब झूठ टाइम है, अब कुछ ना कुछ उसके बारे में बताओ, वो सारा क्लियर नहीं हो रहा है, तो भी जाके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे अपने को आवश्यकता आविष्कार की करनी है ना, वो वाली बात हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में जाना है, क्लियर? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना ऊपर, ये है डायरेक्ट। ठीक है, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, इनको नरेशन भी कहते हैं। हो सकता है यहाँ पर नरेशन लिखा हुआ आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच लिखा आ जाए। तो मैं ऐसा नहीं है कि आज ही बताऊंगा, ये बात मैं बहुत बार बताऊंगा आपको। जब आप बोलने लग जाओगे हाँ सर मालूम है, तो फिर अपन को क्या है कि फिर लीव कर देंगे इस चीज को। अब देखिए, ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, ये इनडायरेक्ट में अपन को चेंज करना है। अब कौन सा हो सकता है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि कौन सा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी तीन ऑप्शंस में से ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूं क्या चीज होता है इसमें। इसमें ये तो सैड के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हो ना, सैड टू मी या हर या हिम, ऐसा कुछ दिया हो सैड के बाद, तो आपको सैड के बाद कुछ ऐसा दिया हो तो समझ जाना कि आपको यहाँ पर सैड का कुछ और मिलेगा, सैड का सैड नहीं मिलेगा। आप देखो चारों में सैड का सैड है, इसका मतलब सैड के बाद टू वगैरह कुछ नहीं लगा तो सैड का सैड रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ तक तो सही है। अब क्या है, सैड के बाद इन दोनों सेंटेंस को, एक तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ये वाला, ये एक भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाने के लिए अपन को जरूरत पड़ती है दैट की जरूरत पड़ती है। अब आपको देखना है कि दैट किस किस में लगा हुआ है। दैट तो 3 में लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ, उसको डिलीट कर देंगे। कम से कम एक छोटी सी बात सीख रहे हैं, छोटे छोटे धीरे धीरे। ये टॉपिक जो है वो सबसे बड़ा टॉपिक है, 10 से भी बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे ज्यादा रोल इसी में ही है। लेकिन इतने सालों के अंदर मैंने क्या सीखा है, मेरे को ट्रिकी बेस सीखा है मैंने, कि सिखाना कैसे है, इजी कैसे बनाना है उसको। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ऐसे समझाएंगे जैसे क्रीम बना देंगे इनको एकदम से, ऐसे इजीस्ट हो जाएगा। अब आपको छोटी छोटी बात समझ में आई, सैड के बाद टू वगैरह लगाया हो तब तो ये सैड वगैरह चेंज हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये दैट का दैट, सैड का सैड पड़ा है। आपको वहां पर इजी और बनाने के लिए क्या करेगा, इसको टोल्ड कर देगा, इसको आस्क कर देगा, कुछ और बोल देगा। तो अभी इतना दैट भी आपने पकड़ लिया कि हाँ दैट तो आएगा। अब आपको देखना है कि ये जो आई है ना, ये यहाँ पर जो आई है, ये यहां से चेंज होके इसमें बदल जाता है। ठीक है, फिर से अपन क्या कर रहे हैं, चेंज करने की बात कर रहे हैं इसको। यहां से ये चेंज होके यहां इसमें बदल जाता है, यहां से आई का ही में बदल जाएगा। अगर यहां पर आई होगा तो इसका ही बन जाएगा। अब ये किस किस में है, 2 में है, यानी कि इसमें आई का आई है, यानी कि ये नहीं हो सकता। 2 डिलीट किया हमने किसी भी तरह का छोटा सा ज्ञान लेते हुए। एक बार अपन इसको इजी पैटर्न पे धीरे धीरे आपको ज्ञान आता रहेगा। ये धीरे धीरे आपको ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारे रूल्स मैं आपको सामने यहाँ पर रखूंगा। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे अगर इज़म आर अगर लिखा होता है, अगर इधर सेड लिखा हुआ है, इधर आपका इज़म आर प्लस आईएनजी हो, तो उसको वोजवर प्लस आईएनजी में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, वोजवर प्लस आईएनजी में। अब भाई वोजवर प्लस आईएनजी में बदलते हैं तो इसमें तो हैड बीन है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा, बचा तो एक ही, एक तो हमने पहले ही डिलीट कर दिया आई की वजह से, बचा तो एक ही, ये वोज रीडिंग, ये वाला। एक्चुअल में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसको पहचान लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको मैं एक साथ नहीं बता करके आपको जो है कुछ पॉइंट्स फैक्ट बताता रहूंगा। जैसे कि आज के फैक्ट्स कैसे बता देते हैं, आज के फैक्ट्स बता देता हूं मैं क्या है। ये जो आई वी यू दे ही सी इट, इनको प्रोनाउन बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, इनमें जो है ये आई जो है, आई और बी जो है, इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सर फर्स्ट पर्सन, पर्सन का मतलब होता है इंग्लिश में आदमी, व्यक्ति, पहले व्यक्ति जो बात की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं
कोई भी बात की शुरुआत करता हूँ कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है, हमें मालूम है, मुझे पता है या हमें मालूम है, उसमें क्या है कि मैं बोलने वाला हूँ, सुनने वाला कौन है? आपको पता है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, सुन कौन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है? तो यू, इंग्लिश में यू होता है, यू कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। अब आपको समझ में आ गया, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है कि मैं या हम पहले व्यक्ति, सुनने वाला दूसरा व्यक्ति। जैसे मेरी क्लास खत्म हो जाए, आप मेरे को बताना है कि आपको किस तरह से और पढ़ना है, क्या मोड चेंज करना है, स्पीड ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, और कितना डिटेल से बताना है, डीपली और बताना है कि नहीं, जो भी है। वैसे मैं डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड है। अब बाकी बच्चे जिनकी अपन चुगली करेंगे, नहीं मतलब आई मीन डेवलप, जिसकी बात करेंगे, ठीक है, और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने वाला जो टॉपिक है, ये चुगली करने वाला है। उसमें चुगली वाली मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि बेचारे ने इतना ही कुछ कहा है, ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, और इसने क्या है, प्लस में कुछ ना कुछ और जोड़ता रहेगा, ये कुछ और भी जोड़ देगा। इसमें भी देखो, ये कुछ बात को अलग तरीके से कह दिया, यानी कि बात थी कुछ, बना कुछ छोड़ दिया, यानी कि चुगली की है, कहीं कुछ प्लस करके ही बताते हैं लोग। तो वैसे ही इसके अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, तो हम थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी कि ये जो दे आ गया, ही आ गया, सी इट आ गया, या किसी का नाम आ गया, ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या होता है कि एक, ठीक है, इसके अंदर ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये आपका चेंज होगा सब्जेक्ट से। अब ये सब्जेक्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भी बता देता हूँ। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। अब ये चीज क्या है सर? ये चीज ये देखिए, यहाँ पर ये जो आई था, मैंने किससे चेंज किया? ही से चेंज किया ना। यहाँ पर देखो, ही वाले चेंज किया, इस वाले को ब्रेक कर दिया था मैंने ना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन था, इसी वजह से सब्जेक्ट से चेंज किया। ये सब्जेक्ट बैठा है, ये बेचारा, ये सब्जेक्ट था, और एक सैड के बाद इस कोमा से पहले और लगा होगा कभी मी या हिम, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। अगर आई और वी में से, आई और वी की पूरी फैमिली है, एक आई माई मी वी ओवर अस, इस तरह से करके, तो ये आई और वी के घर से कोई हुआ, तो वो इस वाले पहले जो बैठा होगा उससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। और अगर यू की फैमिली से हुआ, यू, यूर, यू, इनमें से कुछ हुआ, तो वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट से, जो ही सेड टू मी, इस तरह से कुछ लिखा होगा। आप जैसे मेरे को बोलेंगे कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर करो पहले, तो मैं क्या करूंगा, इसी के 20 क्वेश्चन ले लेंगे अपन, 10 क्वेश्चन ले लेंगे, पीछे पड़ जाएंगे, ना दो पूरा निचोड़ निकाल लेंगे, ऐसे करेंगे। 1 सेकंड लगेगा, आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको 200 क्वेश्चन चाहिए 200, 1000 चाहिए 1000, 20000 चाहिए 20000, सेकंडों में तैयार कर देगा। यही तो कमाल है अपने डिजिटल का। तो दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि सर ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज हुआ, इसी वजह से आपने इसे आई का ही में चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर इनमें से कोई इस साइड इन इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ जाए, दे, ही, सी, इट, राम, राधा, मोहन, सीता, कुछ भी आ जाए, तो अपने को उनको छेड़ना ही नहीं है, फिर तो अपने को बदलना ही नहीं है। सिर्फ आई, वी, यू, आई, वी और यू को, तीनों को ही चेंज करना होता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब आपको इसके ट्रिकी वेज भी बताते हैं, SON 1 2 3 ऐसा कुछ करके। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसा कुछ भी याद रख ले। SON सन के नीचे 1 2 3 लिख के ये छोटी सी बात की शुरुआत कर दी है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आती है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये भी ज्ञान आता है। फिर भी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इसको और डिटेल से भी बताने वाला हूँ आगे। अभी तक हमने कोई शुरुआत नहीं किया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपन को करना क्या है, ट्रिकी बेस करना है, एकदम टू द पॉइंट। मैं आपको कहूँगा कि अगर इसमें यहाँ पर दिस दिया होता तो वो क्या हो जाता, दैट में चेंज हो जाता। तो अपन चारों में ये देखेंगे दैट में किस में चेंज हुआ है, किस में नहीं हुआ। जिनको नहीं हुआ उसको तो क्रॉस पहले करेंगे, जो नहीं हुआ उनको क्रॉस पहले करेंगे। तो धीरे धीरे आपको इन चीजों का ज्ञान आता रहेगा और आप अपना स्कोर बढ़ाते रहेंगे। जैसे ही आप कोई नया क्वेश्चन देखोगे उसके पीछे ना दो पड़ जाएंगे, उससे जितना ज्ञान चाहिए, अपने वर्जी चाहिए, उतना आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह से करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता है उससे रिलेटेड कोई बात करें। अब इसके अंदर आपको पता चल गया, इसके अंदर आपका बी ऑप्शन था, इसके अंदर आपका सी ऑप्शन था, ठीक है। अब नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है,
ठीक है, अब ये देखिए क्या लगता है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये कहता है, इसको कहता है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोलता है, ये एक्टिव में है। इसको भी मैं टॉपिक को जैसे आपको बताऊंगा तो मैं पूरा डिटेल से रस लेके बताएंगे अपन, ये कैसे कैसे अपन इसमें बात करते हैं। जैसे इस बच्चे ने बोला दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अब अपने को कहना ये है कि प्रोजेक्ट जो है उनके द्वारा कंप्लीट किया गया, प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हुए इसको बनाना है। अब आप देखेंगे कि इसमें प्रोजेक्ट से स्टार्ट तो भाई सभी में किया है, इसमें यहाँ पर कंप्लीटेड ये सेकंड फॉर्म है, पता चलेगा थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ तो इज एम आर बोज वर एज वर्ड कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइंड मस्ट डू डज डिड और टू यूज टू डे नो नीड में से कोई ना कोई होना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब में से 24 हेल्पिंग वर्ब है, 24 हेल्पिंग वर्ब में से सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इधर दिख रही है। एक खास बात होती है, अब आप जैसे पैसिव वॉइस करोगे तो आपकी एक खास बात है कि पैसिव वॉइस जो ये चारों पैसिव वॉइस है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान एक ही है। आप आज की क्लास में याद रखना चाहो तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? पैसिव वॉइस की पहचान एक ही है कि हेल्पिंग प्लस इसमें बी की प्लस वर्ब की थर्ड, ये एक बात याद रख लेना, जिसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड तो सारे पैसिव वॉइस सीख जाएगा, ये एग्जिस्ट हो जाता है। टॉपिक ये भी बड़ा है लेकिन इसको मैं एक ही इतनी सी बात में कंप्लीट कर देता हूं, ये खास बात है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ये बी बहुत बड़ा है, अब ये बी कैसे बड़ा है इसके फैमिली को जान लेते हैं। ये बी है खुद, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होता है बीन, क्लियर? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इज एम आर, जिसको आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये इसके बच्चे हैं, ये पूरा परिवार इसका है। देखो ये इसका एक छोटा भाई है मोज, ये पूरा फैमिली इसका है। ये बी की फॉर्म बोलते हैं, ये बी की फॉर्म आई और उसके बाद अगर थर्ड फॉर्म आया तभी पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये बात सीखनी है, ये बड़ा इतना ही है और ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? बी इज एम आर वॉज पर बी, अगर ये आपने देख लिए और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तभी पैसिव बनता है, नहीं तो पैसिव नहीं बनता। आदेश देखिए, ये इज लगा रखा है, इज कहां है? ये वाला है, इसके बाद थर्ड फॉर्म आई तो भी पैसिव बना, ये भी, ये सेंटेंस सही है, ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सही है, ठीक है? और देखिए आप, ये वॉज, ये कहां से है? वॉज ये वाला है, इसके बाद भी थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब बात एक ही है, ये भी सेंटेंस सही है। अब एक बार देखना, नीचे देखते हैं, हैज प्लस हैज इसमें आएगा कहीं? नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये पैसिव है ही नहीं, क्योंकि पैसिव के चाहिए क्या चाहिए? बी की फॉर्म चाहिए, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, तो इसको अपन गलती से भी नहीं करेंगे। अगर ये टेक्निक आपके हाथ लग गई तो आप कम से कम 1-2 सेंटेंसेस को तो यूं उड़ा दोगे, और जैसे जैसे आपको ये ट्रिक जैसे जैसे याद होती रहेगी सारी ट्रिक, तो आप ये देखते, मैं कहता हूं कि 2 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, मात्र 2 मिनट, टिक मार्क की करना, देखते क्लिक। क्या ये पैसिव वॉइस है? आपसे पूछ रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज्ञान दिए, आगे के लास्ट वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी की फैमिली में से कोई नहीं है, बीन है, ठीक है, वोजबर है, इज हमारा बी है, लेकिन यहाँ पर तो हेड है, और हेड के पास पूरा थर्ड फॉर्म भी नहीं है, कंप्लीटेड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? और अगर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये जो हैज हैव हेड होता है, इनका भी एक फैमिली होता है, हैज हैव हेड के बाद हमेशा क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, अगर आएगा तो फर्स्ट और सेकंड आईएनजी फॉर्म ये नहीं आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगा, और हैज हेड के बाद थर्ड फॉर्म आने का मतलब हो जाता है परफेक्ट हो जाना कोई भी चीज। अगर ये फैक्ट याद रहता है तो अच्छी बात, नहीं रहता तो ये धीरे धीरे याद रह जाएगा, क्योंकि आज जो चीजें रिपीट किया वो कल भी होगी, परसों भी होगी, मैं तब मिस करूंगा इनको धीरे धीरे जब आप मेरे से पहले बोलने में। हैज हेड के बाद क्या आएगा? आप बोल रहे थर्ड फॉर्म, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं
ठीक है, क्लियर। क्या ये भी नहीं है? बच्चे कितने हैं? 2। अब दोनों में से आपको ये देखना है कि अगर ये सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को नीचे देखना है, बस ट्रिक है। अगर सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नीचे देखेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। तो इसमें तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये डिलीट कर देंगे। बचा कौन सा है? ये एक, बाकी दो पहले डिलीट कर दिए। कितना आसान हो जाता है जब अपन ट्रिक की बेस से कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर। नेक्स्ट, अब अपना आ गया नेगेटिव सेंटेंस, ये वाला कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस देखे जिसमें नोट, नेवर, नन ऐसा कुछ लिखा हो, जिसमें नोट हो। और इस सेंटेंस को अपने को, ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को अपने को क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अब देखिए यहां पर सिंग्स, अगर अस्या ईएस कहीं किसी वर्ब के साथ लगा हो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर एज वर्ड कैन कुड विल वुड, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। अस्या ईएस लगी हुई होती है, वो फर्स्ट फॉर्म ही होता है। इसको नेगेटिव करने के लिए अगर अस्या ईएस लगा है तो समझ जाना नेगेटिव करने के लिए डज नोट का यूज होगा। इसको अपन डजंट भी कह सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, डजंट। और उसके बाद ये जो सिंग है, ये जो सिंग है, ये इस तरह से सिंग आएगा, अस नहीं लगेगा इसके साथ गलती से, क्योंकि ये जो इसके साथ अस लगना था वो यहाँ डजंट, डज के साथ, डू के साथ अस लग गया एक प्रकार से। अब फिर से समझिए, डज नॉट सिंग हो सकता है, डजंट सिंग हो सकता है, लेकिन डजंट के साथ अस नहीं लगा हुआ होना चाहिए गलती से। तो आप क्या करेंगे? देखिए आपका नॉलेज क्या कहेगा, आपका नॉलेज एक चीज और बताता हूं। आप आई है, वी है, यू है, दे है, ये अभी सीखे थे, इनको प्रोनाउन कहते हैं। मैंने कहा ना, आप देखो आज ही बात दूसरी बार रिपीट हो रही है। तो इसी तरह से जैसे अपने क्लास लगाएंगे 7 दिन में बहुत बार रिपीट हो जाएगी। जैसे लाइट गुल हो जाती है, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, उसके बाद अपन डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं, या फिर जितना अपने को बोर्ड का यूज मिल रहा है उतना। लेकिन जैसे ही ये हो जाता है, इन्वर्टर वगैरह पे सेट कर देंगे, सोलर प्लेट वाला काम हो जाएगा, तो अपन इसको चलने देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई, वी, यू, दे, ये जो है ना, इनके साथ आता है डू, और ही, सीट के साथ आता है डज। अगर ये बात याद रहती है, कोई नाम आ गया अकेला तो आएगा डज। ये क्यों आता है, कैसे आता है, और भी बताऊंगा। ट्रिकी बेस अभी तक बाकी है, सारा कुछ ट्रिकी बेस बाकी है। ही, सीट के साथ अस वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, अस वाली हेल्पिंग वर्ब। अस वाली हेल्पिंग वर्ब आपने बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब देखी, इसमें से अस वाली है, इज एम आर में से इज, वॉज वर में से वॉज, हैज और में से हैज, और डू डज में से डज। ये देखिए लास्ट में अस आ रहा है, इनके सभी के लास्ट में अस आता है ना, वो ही, सीट के साथ ही आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब ही, सीट के साथ आएगा। कुछ समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पर सी के साथ डू तो आ नहीं सकता भाई, सिंगुलर आएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, यानी एक ही है ये लड़की, तो इसके साथ भी अस वाला ही आएगा, सिंगुलर वाला ही आएगा, अश वाला। सी के साथ जिसके साथ अस लगा है वही आएगा। ये डू तो प्लूरल हो गया, ये नहीं आ सकता है, तो ये गलत हो गया। ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, तो गलत सेंटेंस को थोड़ी पूछा है, अपने को सही सेंटेंस पूछा है। फिर आते हैं अपन यहां पर, ये देखिए अस यहां पे लगा हुआ है, सी अस लगा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन यहां पर भी अस लगा दिया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहां पर देखो, डोंट सी के साथ डू नहीं आ सकता, डजंट आता है, तो ये भी गलत हो गया। आपको अगर गलत ढूंढना आ गया तो सही एक ही मिलेगा आपको। कौन सा बचा? ये वाला। इसमें देखिए सारी चीज सही है, सी के साथ अस वाला भी है, एक अस भी नहीं लगा है। क्या कलेक्ट समझ में आया? इस तरह से अगर इसी टाइप का दूसरा सेंटेंस आएगा, और यही बात एक बार और बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का सेंटेंस गलत होगा, है ना। अब आगे जानने के लिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म्स दिस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब यही होता है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें नोट नहीं हो। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ दिस असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव कौन सा है सेंटेंस? ये वाला जो दे रखे हैं, इसमें कहीं पे भी नोट वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नोट वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये असर्टिव है, नहीं तो नेगेटिव हो जाता। इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इसमें कहीं पे नोट नहीं है। इसको हिंदी में कहे तो दर्शनात्मक वाक्य है, ऐसे अपन हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी अपनी को, है ना, तो कथनात्मक, दर्शनात्मक स्टेटमेंट सेंटेंस है। ही कैन ड्राइव ए कार, कि भाई कार चला सकता है। किसी भी इंग्लिश का हिंदी वगैरह पूछना हो पूछ लेना, क्योंकि ये कुछ भी लेवल नहीं है, ठीक है। एसएससी बैंक वालों तो ये इक्वलिटी है नहीं, तो कुछ इससे कई गुना ज़्यादा ही पढ़ रखा है, तो इनमें तो कुछ भी नहीं है। खुल के पूछो, एसएससी वालों को बोलते हैं खुल के पूछो, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अपने को ना इसको एकदम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एसएससी में भी ये बोलते हैं, मुकेश को बोलता था एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसको पूरा ट्रेंड कर रखा है उसका। जब वो एयरफोर्स की तैयारी करता है, एयरफोर्स में एक मात्र 50 नंबर का टेस्ट होता था ना, उसमें से 20 में से 20 सिर्फ उसके इंग्लिश के सही होते थे, है ना। ये खास बात हो, उसका हुआ नहीं क्या एयरफोर्स का? इसका एयरफोर्स में नहीं हुआ, उसके जीके वगैरह का नॉलेज मार गया उसको। वो रहता आधे एक नंबर से, मैं कि तेरे को पंगा हो रखा है, जीके वगैरह ढंग से पढ़ ले, इंग्लिश में 20 में से 20 आने लग गए। जो मेरे पास आया था उसके 11.5 12 नंबर आते थे, 11.5 12 नंबर तो ले आते हैं, शायद उससे भी कम थे शायद उसके, लेकिन जब वो पेपर देने लगा था ना तब की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ही कैन ड्राइव ए कार, ही कैन ड्राइव ए कार, इसमें आपको इंटरोगेटिव बोला है। अब इंटरोगेटिव के लिए मैं आपको सिर्फ इतना से कहूंगा, पहले बात तो ये कि ये भाई साहब लगा होना चाहिए पीछे पीछे। अब आप देखेंगे ये भाई साहब तो सभी के पीछे लगा है, चारों के, ये तो बहुत बदमाश है। फिर मैं आपको कहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके अंदर जो आपको सब्जेक्ट दिया है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है ना, इसे हमारे बोझ पर कैन कुड शैल शुड विल कुड कैन आ गया, तो कैन इसमें दी हुई है, इस भाई साहब को उठा के पहले रखा हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट कौन है? ही से पहले, ही से पहले इसमें ड्राइव रख रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है इसमें कैन रख रखा है, इससे पहले डज लिख रखा है, ये भी नहीं हो सकता। इससे पहले इज लिख रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अपन को तो क्या चाहिए? कैन चाहिए भाई, कैन है, कैन चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। कितना आसान है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है, आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी है सर, ये भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें डू डज नहीं दिया है। जो इसमें सेंटेंस जो होगा वही आएगी क्या वो? हाँ, सेंटेंस के अंदर होगा। एक हो सकता है अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया होता, ही ड्राइव्स ए कार, ऐसे दे देते, तो आप क्या करते? फिर आपको क्या करना पड़ता? वही चीज आपको सबसे पहले तो ये देखना है, फिर आपको ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है। अगर यहाँ पर आसिया इस लगा हुआ है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी, तो आपको डू डज में से लगानी है। डू डज में से लगानी है तो इसमें आसिया इस वाली डज, बिना आसिया इस के हो, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि आई हो, और यहाँ पर ये अस होगा ही नहीं, फिर आई के साथ क्या नहीं होगा? अस नहीं होगा। आई ड्राइव ए कार हो गया ना, तो अस नहीं होगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? डू पहले देखना पड़ेगा, आई से पहले डू देखना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। आसान है, आसान है बिल्कुल। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें हर टाइप के क्वेश्चन डालेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको। डिफिकल्ट जैसे ही आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, फिर मैं कहूँगा कि ये सेट लगा के जिसमें आपके धुएं छूट रहे हो, और ऐसे तो बताया ही नहीं आपने। फिर भी आपके सही होने के चांसेस 99% ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको वो ट्रिक आती है जिसमें 3 डिलीट करने हैं, एक को सही करना है। ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, एक ऐसे टाइप का सेंटेंस आएगा जिसमें आपको क्या देखना है? आपको गलती ढूंढनी है कि गलती कहां पर है। ये भी टेंस से रिलेटेड ही दे रखा है। अब देखिए, आप अभी क्या सीख रहे हैं? अभी ये सीख रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें कितना ज्ञान आगे लेना है, हम इस रफ्तार के इस रेस के हिस्सा बने या नहीं बने, आप ये देख लीजिए। अब बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको ऐसे कहा ना कि मैं 15 दिन में लगभग आपको तैयार कर दूंगा, तो महीना लग जाए, अपने को 2 महीने लगे, अपने पास तो 3 महीने। गेट द पॉइंट। तो
इसमें देखिए, इसमें आपको देखना एरर वाला सेंटेंस जिसमें गलती हो। गलती कहाँ पर है ये बताना है। पोर्शन दे दिया आपको, इज लिविंग में गलती है, या हेयर में गलती है, या सिंस में गलती है, या 5 years में गलती है। बताइए। इसमें आपको क्या है, मैं आपको एक ही ज्ञान दे रहा हूं। अगर आपने देखा, मान लेते हैं कि आपने देखा कि ये जो सिंस दे रखा है, सिंस 5 year 4 ऐसा कुछ आपने देखा, मेरे को इसमें डबल गलतियां दिख रही है, मेरे को इसमें डबल गलतियां दिख रही है। कैसे? अकॉर्डिंग टू मी, अगर सिंस या 4 आता है, सिंस या 4 आता है, सिंस में ऐसा आता है सिंस मॉर्निंग, सिंस 1947, सिंस 2008, इस तरह से कुछ लिखा हो। सिंस के बाद परफेक्ट है, सिंस दिवाली ऐसा कुछ लिखा हो। लेकिन सिंस के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा नहीं आ सकते, 4 के बाद आते हैं वो क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया, आपको ये याद रखना है। दूसरा ये हो गया, इस क्वेश्चन गलती है, इसमें क्वेश्चन की गलती है कहीं ना कहीं। फिर भी अपन और गलतियां भी ढूंढ लेते हैं सारी चीज। मैं आपको गलतियां कर रिपीट करवाता हूँ, इसमें कितनी सारी गलतियां देखो। जबकि क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 2 मिस्टेक मिल गई भाई। ऑप्शंस, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तो गलत बात है ना। इस वजह से सिंस आएगा तो आपका सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नून ऐसा कुछ, सिंस 1947 ईयर वगैरह दे दिया जाए, सिंस दिवाली, होली, जन्मदिन की डेट दे दी जाए, सिंस 12 मार्च ऐसा ऐसा कुछ दे दिया जाए, फिक्स डेट दे दी जाए, तो सिंस आता है। अगर आपका 4 आएगा तो 4 2 years, 4 2 weeks, 4 3 weeks ऐसा कुछ लिखा हो, तो ये तो 4 आना चाहिए था ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका एक तो ये गलती मिल रही है, ऑप्शन सी वाली मिल रही है यहाँ पे। दूसरी गलती है, अगर यहाँ पर 4 या 4 आ जाएगा तो सिंस या 4 वाला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट या परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई सा भी लगाओ, लेकिन इसको कहते हैं परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, ठीक है। और परफेक्ट कौन सा बनाएंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने सुना होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस 4 आता है बचपन में कभी, ठीक है, मतलब जब भी 10th किया आपने, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्माइल दे रहे हो कि बचपन में पता नहीं कहाँ सुनते हैं अपन, याद ही नहीं है ना। बचपन में सुनते तो आज सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें हैज बीन, हाउ बीन, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा। हैज बीन, हाउ बीन में से कुछ आ रहा, और हैज बीन, हाउ बीन ही होना चाहिए, इज लिविंग वगैरह नहीं आता सिंस 4 वाले में। सिंस 4 वाले में इज लिविंग, आर लिविंग, वाज लिविंग ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपका क्या होना चाहिए? हैज बीन, हाउ बीन में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी गलती है, ये भी गलती वाले हो गया। तो दो गलतियां हो रही है भाई इसमें। सी इज लिविंग हियर सिंस 5 years, नहीं, सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, डबल मिस्टेक्स है। 5 years में कोई गलती नहीं है, ईयर में भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन इन दो में गलती है। लेकिन अपने को परफेक्ट टेंस सेंटेंस मिलेगा, अपन और बढ़िया सेट निकालेंगे जिसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। मिस्टेक होगी तो अपन को पता चलनी चाहिए, गवर्नमेंट बाउंस करेगी, है ना। अब आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। द बुक इज लाइंग, बुक कहाँ पर पड़ी है? टेबल पर पड़ी है। ये देखिए, ये टेबल है, इसके ऊपर पड़ी है। ऊपर के लिए क्या आएगा? ऑन। 8 भी बता देंगे आपको। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपन को क्या करना है, 3 ऑप्शन डिलीट करना है। ये 8 जो है वो टाइम के लिए लगाएंगे। 8 जो है, अगर आप किसी चीज के नियर अबाउट है तो आप 8 लगाएंगे। जैसे कि आप कहते हैं, जैसे कि आप घर के अंदर है तो इन लगाएंगे, और घर के बाहर किसी कोने पे खड़े हैं तो 8 लगाएंगे। आज मोहल्ले के आसपास खड़े हैं लेकिन उस मोहल्ले के अंदर नहीं है तो 8 लगाएंगे, ठीक है। अगर अंदर है तो इन लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगर आपको टाइम बता रहे हैं तो 8 लगाएंगे। आप कहते हैं कि मैं दिवाली के दिन आऊंगा, मैं दिवाली पर आऊंगा, आई विल कम ऑन दिवाली। तो ऑन दिवाली का मतलब आप दिवाली के दिन आए,
अगर आप कहते हैं कि आई विल कम एट दिवाली, इसका मतलब दिवाली पर आएंगे आप, 4 दिन पहले भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? एट का पोजीशन एक होता है, एट और इनका एक रूल और क्या होता है, एक छोटे स्थान के लिए लगेगा, इन बड़े स्थान के लिए लगेगा। अभी बीएसटीसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बीएसटीसी का पेपर हुआ ना तब, छोटा सा, अरे ये बच्चों को बताते हुए थे। अगर आप कहते हैं कि आई लिव एट बादरा इन हनुमानगढ़, सही है, एट बादरा इन हनुमानगढ़, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आई लिव एट बीकानेर इन इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बड़े के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, छोटे के लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ये भी आपको समझना। तो धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीजें आपको सुनना है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बादरा, ये टू ही क्यों लगाया आपने कुछ और क्यों नहीं लगाया कि मैं बादरा से आगे नहीं जाऊंगा, वहीं जाऊं। ठीक है, अगर आप किसी को ये कहते हैं आई एम अप टू यू, आई एम अप टू यू, इसका मतलब मैं आप पे डिपेंड करता हूं, मैं और किसी को नहीं जानता भाई, यार तेरे पे जिम्मेदारी है। आई एम अप टू यू का मतलब मैं आप पे ही भरोसा करता हूं, आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम अप टू यू का मतलब ये हो जाता है। टू का मतलब उस तक ही है, वो वहां पर जाके ऑफ हो जाता है व्यक्ति। टू का मतलब ये है। तो आपको टू का मतलब, विद का मतलब साथ में, किसी भी चीज को आप कट भी करते हैं, जैसे चाकू से कट करते हैं तो वो दोनों साथ में कटते हैं एक प्रकार से, तो उसमें भी विद लगता है। किसी के साथ खड़े तो भी विद लगता है, तो विद का। तो यहाँ पर बुक लाइंग ऑन द टेबल, किसी के ऊपर पड़ी है तो ऑन आएगा। ठीक है, ऊपर है तो क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी चीज को डिलीट क्यों करना है, ये भी धीरे धीरे अपन और इसके बी से क्वेश्चन निकालेंगे तो और ज्यादा समझ में आएंगे। फिर जैसे जैसे अपने को ऐसा लगेगा ना सर इसमें तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तब हम आपको कुछ और नई चीजें बताएंगे। तब तक नहीं बताएंगे तब तक ऊपर की चीज देखो, है ना। अब आगे नेक्स्ट, इसमें करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, जिसमें पंक्चुएशन मार्क लगाओ। जिस तरह से पंक्चुएशन मार्क का मतलब ये लास्ट में उल्टा आई लगा हुआ है, कहीं पे कोमा लगना है, सेंटेंस में बिना कोमा या इनके बगैर बना दिया जाए ना तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ना हो जाता है। तो समझ में आ रहा है? फिर किसी का कुछ ही अर्थ निकल जाता है। एक सेंटेंस अभी मैं आज पढ़ रहा था ये राजस्थान जी के, उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था। उसमें नाथ संप्रदाय था, तो उससे पहले किसी का नाम दे दिया, जैसे नाथ किसी व्यक्ति के, जैसे श्रीनाथ हो गया। ठीक है, तो श्री जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो श्री के, अगर श्री के श्रीनाथ अगर किसी ने पढ़ लिया, श्रीनाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, या फिर वो ऐसे पढ़ेगी श्री जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंध, तो वहां कहीं ना कहीं कोमा या डेस कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस से गलत पढ़ा जा सकता है, समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसा ही है सर, इसमें वाव, वंडरफुल, ग्रेट, ऑसम, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसे कि ये लग रखा है, ये दो एक्सक्लेमेशन वाव के बाद लग रखा है, ये ज्यादा सही है। तो वाव के बाद होना चाहिए, इन दोनों में नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, इन दोनों में अपना वो सेंटेंस, इन दो में वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, वाव इस तरह से, ग्रेट इस तरह से, ऐसा हो गया। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ फुल स्टॉप लगता है, तो दूसरे सेंटेंस में फुल स्टॉप होना चाहिए, इसमें है, और इधर वाव के आगे उल्टा आई भी है। इनमें दोनों में दे रखा है, दोनों में नहीं हो सकता। इसमें एक के दे रखा है, इधर आगे कुछ कोमा डेस कुछ नहीं दिया, ये गलत हो गया। इसमें कुछ दिया ही नहीं है पूरे में, आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो बचा कौन सा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, डॉट भी है, समझ में आ रहा है इस तरह से। अब आगे चूज द करेक्टली यूज्ड वर्ड, सी हैज द प्राइज। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक रूल बताया था बीच में, आपको याद है कि नहीं देखना पड़ेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि हैज है वर्ड के बाद मैंने क्या बताया, कौन सी वर्ब आएगी हमेशा, थर्ड फॉर्म बताई थी ना, हैज वर्ड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें आप सीधा बता लीजिए, हैज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म देख लो भाई कौन सी है, एक्सेप्टेड, सी ऑप्शंस। अब ये वाला एक्सेप्ट जो है, ये वाला एक्सपेक्टेड कर दिया जाता तो आप क्या करते,
इसको कर दिया जाता तू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर, ठीक है। एक्सेप्ट दिस आई हैव समथिंग अनदर, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा वाला? ये वाला। एक्सेप्ट ये वाला, इसको छोड़ के मेरे पास और भी है इसे। अब मैं ऐसे कहता हूं कि इस पेन को छोड़ के मेरे पास और भी है। आई हैव अनदर पेन एक्सेप्ट दिस, कौन से वाला है? ये वाला। तो इसका मतलब होता है छोड़ना, इसका मतलब होता है स्वीकृत करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये दोनों ही काम के हैं। ये बाद में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अपन हाई लेवल पे चलते हैं बताएं। अब इसमें तो ये हैदराबाद की बात थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो भाई एक में ही दी थी, ये नहीं है थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक्सेप्टेंस स्वीकृति, सीधा हो जाता है। तो हो गया सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल लगाने हैं, एएफडी का प्रयोग करना है। अब देख लीजिए कौन सा रहता है आपके अकॉर्डिंग। देखिए अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। आपको हिंदी के एन आर याद रखना है, ए आ ई ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपको 11-12 जितने भी होते हैं वो याद रखने हैं। अगर इनसे कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो आपको ए एन लगाना है। अगर आपको कैकेगेडे से स्टार्ट हो रही है, पूरी कितने हैं? 36 है क्या? ये सारे याद रखने हैं। इनसे स्टार्ट हो रही है तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। अगर आपको कुछ समथिंग स्पेशल लगता है तो आपको दे लगाना है। डी के बहुत सारे रूल्स है, वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे जैसे जैसे सेंटेंस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग। अभी आज की बात आपको वो नहीं देखने, ए आई ओ यू ई आ गया तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अगर ये यूम्ब्रेला पढ़ा जाता ना तो इसमें ए आता, लेकिन ये तो क्या पढ़ा जाता है? अम्ब्रेला, एन आया, ठीक है। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए बोला जाता, यूनिवर्सिटी, तो क्या आएगा? यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? ए, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है? यू। आप बताइए मुझे YEAI, योर से पहले क्या आएगा? देख लो YEAR, साल वाला, 1 साल 2 साल, ठीक है। अब देख रहे हो इसको पढ़ा क्या जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो भी बोला है, अब मैं इसको लिख देता हूं कि इसको ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है इसको ईयर, ईयर नहीं होता है, ईयर, ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो ये ऐसे पढ़ा जाता है। तो कैखेडे वाला आ गया ना, कैखेडे में से, ये तो कैखेडे में आता है ना, कैखेडे में क्या लगेगा? ए लगेगा, नहीं तो गलती से क्या हो जाता है? एन लग जाता है। अब जैसे प्रोनंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये क्या है? EWE, इसका प्रोनंसिएशन नहीं आता बच्चों को, नहीं आता है ऑप्शन ए। क्या है ये? इससे पहले क्या लग रहा है आपको? अब उल्टा सोचोगे, जैसे मेरे माइंड को पढ़ने की कोशिश करोगे तो सही बता दोगे। इसको बोलते हैं यू, इसका मतलब होता है मादा भेड़, यू बोला जाता है। यू, वाई ओ यू होता है ना, वैसे यू बोला जाता है। जो कि ईवे वगैरह ऐसा कुछ पढ़ो तो, और इससे पहले यू के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? ए, बिल्कुल ए ही आता है इससे पहले। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कुछ अच्छे क्वेश्चन डाल देते हैं कि बच्चों को पढ़ना आता है कि नहीं। तो आपको इस तरह से आपको तैयार कर देंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका 100% इस वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है और ये सेंटेंसेस बार बार अपन 10वीं क्लास तक देखते हैं, और ये तो हो सकता है थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन ये वाला बेसिक देखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। और जिसने AIOU वाला सिंपल सा पढ़ा हुआ होगा वो कर दिया, है ना, गेट द पॉइंट। तो इसमें क्या आ जाएगा अम्ब्रेला के लिए? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनमें नो आर्टिकल लगता है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इस सेट को फिनिश करने के दायरे में मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा करते। Which of the following is a determinants? Determinants होते हैं जिसमें अपने को ये पता चले कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्या में, जैसे ऑर्डर नंबर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, इस तरह से। तो इसमें स्लोली धीरे धीरे चलना, ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन से होते हैं? जिनमें अलवाई लगा होता है। तो जो अलवाई है वो तो एडवर्ब है। तो देख लो अलवाई किस किस में लगा, अलवाई तो इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? एक। कितना आसान हो गया।
जैसे अपन को ये पता चल गया एडवाई वाले तो एडवर्ब है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं तो तीन ऑप्शन सीधे डिलीट हो गए, बचा कौन सा? मैनी होता है, सेवरल है, मैनी है, मच है, ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं। फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, लिटिल, ये सारे, ठीक है, काउंटिंग के साथ। मच द ऑफिशियल टर्म्स विद हिंदी मीनिंग सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी दे देना, स्वीकृति दे देना किसी चीज की। तो इसमें से स्वीकृति या मंजूरी कौन सा है? ये ऑप्शन से एक ही है। इसमें तो सीधा ही है, इसमें तो आपको कुछ नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सैंक्शन आपको पता ही नहीं है सैंक्शन क्या है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि कुछ तीन एक जैसे हो, एक यूनिक सा दिखने वाला कौन सा है, वही कर लो। तीन एक जैसे से मिलेंगे कुछ, नियुक्ति, आदेश, प्रमाण। नियुक्ति और आदेश तो एक जैसे से ही होते हैं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, इसमें भी ट्रिक है। भी एक जैसे से है ना, वो कैसे हो सकते हैं? दोनों ये हो रहा है तो ये भी हो सकता है। तो फिर प्रमाण, ये अपने को, इसका मतलब तो ये है कि ये वर्ड मीनिंग जो है एक डिक्शनरी दे रखी है, उसमें सीरीज दे रखी है, वो अपने को कुछ याद करने, वो अपन याद कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह स्कूल जाता है, ये अपन 10 सीखेंगे तब आपको नॉलेज हो जाएगा। और इससे पहले नॉलेज देने के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि वह स्कूल जाता है, अगर आपको पहचानना कैसे है आया है, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट, पहली बार। आपको इसी तरह से मैं सारी चीज सिखाऊंगा। फिर आया ता ते ती लगा हुआ है, तो सेंटेंस हो गया सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में आपका अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे डू डज में से, ठीक है। वो सिर्फ आते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी में बात में नो करना होना तभी ये इनका यूज करना पड़ता है, या फिर किसी से क्वेश्चन पूछना होता भी इनका यूज करना पड़ता है, नहीं तो इनका यूज नहीं होता। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ही जरूरत पड़ती है, अगर ही सीट सब्जेक्ट में दिया है तो अस या एस भी लग सकता है, ये इसी की देन है। ये सारा टेंस है, लेकिन मैं टेंस ऐसे नहीं समझाऊंगा, ये तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो छोटी सी ट्रिक्स बताइए कि ये मेन चीज होती है। इसको डीपली करेंगे तो बिल्कुल आपको एक पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें से सेंटेंस को देखें कि वह स्कूल जाता है, कौन सा होगा, ठीक है। ही के बाद इज आया है, इज के बाद की खास बात ये होता है, ये जो बी की फॉर्म होते हैं ना, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म आएगा तो टेंस क्या हो जाएगा? आज बताया था, बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा टेंस पैसिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अगर बी के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आता तो आ सकता है आईएनजी, आईएनजी आएगा तो टेंस हो जाएगा कंटीन्यूअस। अदरवाइज बी की फॉर्म के बाद कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट या सेकंड चीज नहीं लग सकती। थर्ड और आईएनजी तो लग रही है, फर्स्ट और सेकंड नहीं लग सकती। अब देखिए ये बी की फॉर्म है, इसे इसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया, या तो आईएनजी होना चाहिए था। अब सीधा गोइंग, सीधा आईएनजी नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आना चाहिए, जैसे इज एम आर गोज वर, ऐसे कुछ, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब ही के बाद सीधा स्कूल दे दिया, स्कूल तो बाद में आना चाहिए, he goes to school, I am going to school, आपने बहुत सारे सेंटेंस सीखे होंगे छोटे मोटे। तो अगर हो सकता है किसी का नॉलेज बिल्कुल छोटा सा हो, वह स्कूल, स्कूल भाई 2 नंबर पे है, उस हिसाब से करना है, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो गलती से हो सकता है भाई, हो सकता है नॉलेज, मैं कहता हूं ना जीरो हो सकता है। ही स्कूल गोज, ऐसा कुछ सीधा, तो एक्चुअल में ही गोज टू स्कूल ये वाला सेंटेंस आ रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ही सीट के साथ अस एस वाला, अस एस लगा हुआ है, बिना अस के इसके काम डू डज वाला में सीखा था ना, शी डजंट, ऐसा कुछ। तो ठीक वैसा ही गोज होता है, ही डज होता है, वैसे ही गोज अस वाला ही आएगा। तो अस वाला इसमें एक में ही दे रखा है, ठीक है। और ये भी है, लेकिन इसका तो यहाँ पर गलत हो गया, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बस गलत हो गया। इसमें स्कूल से पहले ऐसा लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अस तो आ गया, अस लास्ट में आना चाहिए। तो ठीक वैसे ही गोज टू स्कूल, ये वाला आंसर। आई नीड योर परमिशन का आपको ट्रांसलेट, आपको एक सेंटेंस ऐसा दिया जाएगा जिसका ट्रांसलेट आपको होना है, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होगा? इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वाइस वर्सा, ऐसे सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें। बहुत ही चीज, मुझे आपका आदेश चाहिए, आई नीड योर परमिशन का, नीड का मतलब होता है जरूरत या जरूरत, परमिशन का मतलब अनुमति, ठीक है। मुझे आपकी अनुमति चाहिए, ये वाला आदेश, आदेश का तो नहीं दे रखा है इसमें। अगर अपन जानकारी के लिए नहीं बोलता है,
आई नीड योर परमिशन, मुझे आपकी अनुमति चाहिए या जरूरत है। तो जरूरत तो नहीं बोल रहा है, लेकिन अनुमति चाहिए, चाहिए सभी में आ रखा है, तो नीड का मतलब चाहिए तो सभी में ही है। अब ये चाहिए क्या, और आपका आपकी तो सभी में ही है, क्योंकि यूवर तो दे रखा है। अब आपकी क्या, परमिशन, परमिशन मतलब आदेश नहीं होता, परमिशन मतलब जानकारी भी नहीं होती, परमिशन मतलब लेख भी नहीं होता। आपको इस तरह से कट करने हैं। परमिशन का मतलब क्या होता है, परमिशन, अनुमति। बाकी डिलीट भी कर रहे हो, डिलीट भी करना आ गया अपने को, डिलीट करना आ गया ना, तो इसका मतलब बहुत बेस्ट है। इससे अपनी गलती होने की संभावना जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ऐसा कुछ। इस सेंटेंस को, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, कि वह बहुत सुंदर है, इसको अपन कैसे बोलेंगे, किसी लड़की को बोलेंगे सी इज वेरी ब्यूटीफुल ऐसे ना, ठीक है, और इसको हाउ ब्यूटीफुल, है ना, हाउ ब्यूटीफुल से स्टार्ट। इसमें वेरी ब्यूटीफुल का आपको क्या करना होता है, हमेशा हाउ, वेरी का करना होता है हाउ, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल लगा देना है। हाउ ब्यूटीफुल से कौन सा स्टार्ट है वही देखना होता है। हाउ ब्यूटीफुल से ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वेरी ब्यूटीफुल से स्टार्ट है, ये भी गलत हो गया, तो बचा ये कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज। आपको धीरे धीरे ये ट्रिक बता देंगे कि वेरी का हाउ कितने में बना रखे हैं, वो देगा। इसमें कम से कम 4 से 5 सेंटेंस ऐसे हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, सीधा अब आज ही सीखे हैं 4 से 5, ठीक है। आज वाले में आप अपने नंबर स्कोर देख लीजिए, कल वाले में आपका नंबर कुछ तो आपको अच्छा लगेगा, परसों में फिर और अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जैसे आपको उन्हें सर ये टेंस वाले से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें आ रही है, तो टेंस टॉपिक को निपटा देते हैं। उस दिन अपन क्या करेंगे, उस चीज को डिलीट कर देंगे, एक दिन स्किप मारते हुए उस दिन टेंस कंप्लीट कर देंगे। 20 मिनट से 25 मिनट लेते हैं जब बच्चे जूझ रहे हो टेंस से, जब बच्चे को कुछ भी नहीं पता है तो अपन घंटा भर ले लेंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। हाँ, मैंने एग्जाम में 15 क्वेश्चन, सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और लगभग देख लो कितने नंबर के चले जाएंगे, 1.6% प्रत्येक का होगा, 200 नंबर का खेल होगा, ठीक है। ऐसे मान लो कि आप 150 नंबर के खिलाड़ी बनो 200 में से कम, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है ऐसे पर डरने की बात नहीं है, 110 से पहले सभी का नंबर ही आ जाए, 110 जिसने स्कोर कर लिया, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है और ओनली राजस्थान की है, तो 110 तक भी जा सकता है, 115, 117 इस तरह की मेरिट बन जाए, लेकिन आपका स्कोर एडमेटली बढ़ जाएगा। 70 नंबर का काम है, जिसमें 70 का भी मेरे को याद नहीं है, 70 का मतलब हो गया 170 क्वेश्चन जीके गया ना, 80 हो गई, 80 है, 70 ही हो गई ना, टोटल जीके जो सारा सिस्टम मिला के 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जीके के हैं टोटल, बाकी के 120 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन बाकी हो गए, तो बाकी के 50 काउंट कर लो, इसके 25 क्वेश्चन मैथ के हैं क्या? नहीं 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, 15 मैथ के और 20 हिंदी के, तो कंप्यूटर और वो गिर गया, वो भी मैं जीके में जोड़ हाँ, जीके में जोड़ दिया, जीके में Okay. 50 नंबर का है वैसे तो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताना, और कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप लिखना। थैंक यू वेरी मच।